मध्य प्रदेश के 8 बड़े नेता जो अपने जीवन में कभी भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़े, आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 8 पर आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। आज़ादी के बाद जब देश में कुर्सी, पद और मलाईदार मंत्रालयों के लिए नेताओं में धक्का मुक्की चल रही थी, तब मध्य प्रदेश के इस प्रखर पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी ने साफ कह दिया था कि मुझे सत्ता की मलाई नहीं चखनी। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े रसूख के बाद भी इन्होंने कभी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ा। वजह एकदम साफ थी। चतुर्वेदी जी का मानना था कि एक पत्रकार और साहित्यकार का असली काम सत्ता की गोद में बैठना नहीं, बल्कि जनता के हक के लिए सत्ता की नकेल कसना है। अगर वे खुद विधायक या सांसद बन जाते तो फिर सरकार की गलत नीतियों पर खुलकर चाबुक कौन चलाता। लेकिन ठहरिए, चुनाव न लड़ने का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि सियासत में उनका दबदबा कम था। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज उनके सामने सिर झुकाकर बैठते थे, बिना कोई पर्चा भरे, बिना एक भी वोट मांगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपना कलम और बेदाग छवि से मध्य प्रदेश के पूरी राजनीति को सालों तक वैचारिक दिशा दी। यानी वे उस दौर के ऐसे किंग मेकर थे जिन्हें कुर्सी का कोई लालच नहीं था। नंबर 7 पर आते हैं नारायण प्रसाद गुप्ता जी। जब मध्य प्रदेश में जनसंघ का नामो निशान तक नहीं था और दीपक चुनाव चिन्ह को घर घर पहुंचाना लोहे के चने चबाने जैसा था, तब इस नेता ने साइकिल पर घूम घूम कर संगठन की ईंटें रखी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पूरे प्रदेश में पार्टी का जाल बिछाने वाले गुप्ता जी ने खुद कभी विधानसभा या लोकसभा का सीधा जन चुनाव नहीं लड़ा। अब सवाल उठता है कि जब वे इतने लोकप्रिय थे तो चुनावी मैदान में ताल क्यों नहीं ठोकी। असल में वे राजनीति के उस पुराने स्कूल से आते थे जहां सेनापति का काम खुद राजा बनना नहीं, बल्कि फौज तैयार करना होता था। वे जानते थे कि अगर वे खुद किसी एक सीट के चक्कर में उलझ गए तो पूरे महाकौशल और ग्वालियर चंबल में पार्टी का विस्तार कौन करेगा। चुनावी चकाचौंध से कोसों दूर रहकर उन्होंने पूरा जीवन नए कार्यकर्ताओं को तराशने में लगा दिया, लेकिन पार्टी ने उनके समर्पण को नज़रअंदाज नहीं किया और उन्हें अप्रत्यक्ष चुनाव के रास्ते राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली भेजा। संसद में बैठकर भी उन्होंने कभी जमीनी कार्यकर्ताओं से नाता नहीं तोड़ा और बिना कोई सीधा चुनाव लड़े मध्य प्रदेश भाजपा की सबसे मजबूत नींव बनकर उभरे। नंबर 6 पर आते हैं कप्तान सिंह सोलंकी जी। मध्य प्रदेश भाजपा में जब भी गुटबाजी की आग भड़की या नेताओं में सिर पुट्टूबल की नौबत आई तो इस एक चेहरे को हमेशा संकट मोचक बनाकर आगे किया गया। लेकिन मजे की बात देखिए कि दूसरों को चुनावी बेतरनी पार कराने वाले सोलंकी जी ने कभी जनता के बीच जाकर हाथ जोड़कर वोट नहीं मांगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका मानना था कि चुनाव लड़ना विधायकों का काम है और उन विधायकों को अनुशासन के चाबुक से हाँकना संगठन का काम होता है। वे दशकों तक मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन प्रभारी रहे और पैदे के पीछे बैठकर ऐसी गोटियां बिछाई कि किसकी किस्मत चमकेगी और किसका टिकट कटेगा, इसका फैसला उनके दफ्तर से ही होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना चुनाव लड़े वे किस मुकाम तक पहुंचे, तो सुनिए। पार्टी ने उनकी कूटनीति और वफादारी का इनाम देते हुए पहले उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा और फिर आगे चलकर उन्हें हरियाणा और त्रिपुरा जैसे राज्यों का महामहिम यानी राज्यपाल बनाया। यानी जो नेता कभी पार्षद का चुनाव तक नहीं लड़ा, उसने आगे चलकर मुख्यमंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसे कहते हैं राजनीति की असली बाजीगरी। नंबर 5 पर आता है प्रभात झा। अखबार के दफ्तर से निकलकर सीधे राजनीति के पावर कॉरिडोर में अपनी धाक जमाने वाले प्रभात झा जी का अंदाज हमेशा से आक्रामक रहा। वे मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी संभाली और 2 बार राज्यसभा भी पहुंचे, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी विधानसभा या लोकसभा सीट से सीधा चुनाव नहीं लड़ा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतना धाकड़ और तेज तर्रार वक्ता कभी चुनावी अखाड़े में क्यों नहीं उतरा? सीधा सा जवाब है, उनकी असली ताकत जनता के बीच जाकर हाथ मिलाने में नहीं, बल्कि बंद कमरों में विरोधियों के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह रचने और मीडिया में धारदार नैरेटिव सेट करने में थी। जब भी मध्य प्रदेश में विपक्ष हमलावर होता तो प्रभात झा जी अपनी तीखी कलम और बयानों के तर्कश से ऐसे तीर छूटते थे कि सामने वाले चारों खाने चित हो जाते थे। संगठन में उनका रसूख ऐसा था कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बड़े बड़े टिकटार्थियों की धड़कनें उनके एक इशारे पर ऊपर नीचे होने लगती थी।
वे बिना चुनाव लड़े भी मध्य प्रदेश की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्रों में गिने जाते रहे। नंबर 4 पर आते हैं हितानंद शर्मा जी। आज की तारीख में मध्य प्रदेश की सत्ता और संगठन का असली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? अगर आप किसी मंत्री या विधायक का नाम सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह नाम है हितानंद शर्मा जी का, जो मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और ना ही कभी लड़ेंगे। इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक हैं और संघ का कड़ा नियम है कि प्रचारक कभी चुनावी राजनीति या सत्ता के पदों की लालसा नहीं पालेगा। लेकिन खेल देखिए, 230 विधानसभा सीटें हों या 29 लोकसभा सीटें, एक आठ किसको मिलेगा? सरकार में कौन सा मंत्री मलाई खाएगा और किसकी कुर्सी छिनेगी? इस पर आखिरी मुहर हितानंद शर्मा जी की ही लगती है। 2023 में विधानसभा चुनाव में जब तमाम राजनीतिक पंडित सत्ता विरोधी लहर की बातें कर रहे थे, तब पर्दे के पीछे रहकर बूथ स्तर की ऐसी माइक्रो प्लानिंग इन्होंने ही की थी जिसने सारे एग्जिट पोल पलट दिए। यानी बिना चुनाव लड़े भी पूरी सरकार की नब्ज इनके हाथ में रहती है। नंबर 3 पर आते हैं अरविंद मेनन जी। केरल की धरती से आकर हिंदी पट्टी के दिल यानी मध्य प्रदेश की राजनीति की नस नस पहचान लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अरविंद मेनन जी ने यह करिश्मा कर दिखाया। वे सालों तक मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री रहे, संघ प्रचारक होने के नाते चुनावी राजनीति से कोसों दूर रहे और कभी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन ताकत का आलम यह था कि 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले मुख्य रणनीतिकार वही थे। नेताओं के बीच की आपसी गुटबाजी को एक झटके में खत्म करना हो या सरकार के मंत्रियों की लगाम कसनी हो, अरविंद मेनन जी का एक फोन कॉल ही काफी होता था। बड़े बड़े कद्दावर नेता उनके दफ्तर के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते थे। चुनाव न लड़कर भी उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा रुतबा बनाया कि बाद में उन्हें केंद्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल जैसे पेचीदा राज्यों का चुनावी प्रभार सौंपा गया। इसे कहते हैं बिना लड़े पूरे मैदान पर अपना परचम लहराना। नंबर 2 पर आते हैं अनिल माधव दवे जी। मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा चाणक्य जिसकी आवाज़ कभी ऊंची नहीं हुई, लेकिन उसके फैसलों की गूंज बहुत दूर तक गई। 2003 के उस ऐतिहासिक चुनाव को याद कीजिए जब मध्य प्रदेश में 10 साल से अंगद का पांव जमा कर बैठी दिग्विजय सिंह की सरकार को उखाड़ना नामुमकिन माना जा रहा था। तब दवे जी ने पर्दे के पीछे से मिस्टर बंटाधार का ऐसा नैरेटिव गढ़ा और बूथ मैनेजमेंट का ऐसा ताना बाना बुना कि कांग्रेस का पूरा किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उन्होंने कभी विधानसभा या लोकसभा का सीधा चुनाव नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि उनका मिजाज चुनावी शोर शराबे का नहीं बल्कि शांत रहकर डेटा, रणनीति और योजनाएं बनाने का था। वे अपना ज़्यादातर समय नर्मदा संरक्षण और वैचारिक कार्यों में लगाते थे। चुनावी मंचों से दूर रहने वाले इस रणनीतिकार की योग्यता का लोहा पूरी पार्टी मानती थी। यही वजह रही कि भाजपा ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा और आगे चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की अहम जिम्मेदारी सौंपी। नंबर 1 पर आते हैं सुरेश सोनी जी। मध्य प्रदेश की सियासत में अगर किसी एक शख्स को सुपर बॉस कहा जाए तो वह नाम सुरेश सोनी जी का ही होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह सरकार्यवाह रहे सुरेश सोनी जी ने कभी किसी चुनावी मैदान में कदम नहीं रखा और न ही कोई संवैधानिक पद स्वीकार किया, क्योंकि संघ के उच्च पदस्थ प्रचारक के रूप में वे सत्ता और चुनाव से पूरी तरह परे थे। लेकिन अब असली ट्विस्ट समझिए। 2003 में उमा भारती की ताजपोशी हो, 2004 में बाबूलाल गौर का दौर हो या फिर शिवराज सिंह चौहान का लंबा कार्यकाल, मध्य प्रदेश की सत्ता का असली गुरुत्वाकर्षण केंद्र हमेशा सुरेश सोनी जी ही रहे। बल्लभ भवन में कौन सी फाइल पास होगी, किस नेता का कद बढ़ाया जाएगा और किसे किनारे लगाया जाएगा, यह सब सुरेश सोनी जी के इशारों पर ही तय होता था। मध्य प्रदेश के बड़े से बड़े मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उनके सामने हाथ बांधे मार्गदर्शन लेते नजर आते थे। यानी जीवन में बिना एक भी वोट हासिल किए पूरे राज्य की राजनीति और सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाने का जो हुनर सुरेश सोनी जी के पास था, वह भारतीय राजनीति में पहले ही देखने को मिलता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।